मुस्कुराइए क्योंकि आप हो अनअकैडमी में एंड वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ नीट मार्वल्स। और मेरा नाम है जॉनथन मैथ्यू, आप मुझे प्यार से जॉनी सर बोलते हो। और हम लोग कंटिन्यू करने वाले एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड, और जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज एनएलएम या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हम लोग आज वन शॉट में हम लोग कवर करने वाले हैं। आज हम लोग क्या क्या करेंगे, एनसीईआरटी को हम लोग डीप लाइन से एकदम समझेंगे, क्या बोलना चाहते हैं एनसीईआरटी, साथ ही साथ उसको हम लोग नीट लेवल के साथ कनेक्शन में करेंगे, है कि नहीं पीपल। दिस इज गोना बी अ वेरी क्विक लेक्चर, तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और कंसेप्ट्स को एकदम बेसिक से हम लोग टच करके लेके जाएंगे। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब मेरे पे छोड़ दो। तो बिना किसी वक्त जाया करिए, चलिए शुरू करते हैं। हाथों में पेन, ध्यान बोर्ड पे और दिल मंजिल पे, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है पीपल। यहां पर सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि यहां पर उन्होंने एक एक्सटर्नल एजेंट के बारे में यहां पर बोला है। क्या है वो? उन्होंने बोला है कि बहुत सारे, मतलब तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारे तुमको फोर्सेस, तुमको एक्सपीरियंस होता है। तुम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बारे में पता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, कितने टाइप के फोर्सेस है। इसमें उन्होंने ये बोला है, यहां पर स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सटर्नल एजेंसीज करके यहां पर एक बोला, एक्सटर्नल एजेंसीज। और यही एक्सटर्नल एजेंसीज जो है यहां पर चैप्टर में स्टार्टिंग में उन्होंने एक्सटर्नल एजेंसीज, बेसिकली यहां पर फोर्स का एक दूसरा नाम गिवन है। तो अगर आपको एक्सटर्नल एजेंसीज अगर कुछ नाम दिख रहा है तो वो चैप्टर बेसिकली, वो जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है एक्सटर्नल एजेंसीज को फोर्स बेसिकली बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहा है, जितने भी फोर्सेस है वो ये एक्सटर्नल एजेंसी, दीस फोर्सेस जो एक्सटर्नल एजेंसीज है वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं बॉडी में इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ यहां पर, ये बोलना क्या चाहता है मैं यहां पर बताता हूं क्या बोलना चाहता है। यस सर, चलो बताते हैं। दैट इज, जो आपका जो फोर्स होता है, जो आपका जो फोर्स होता है ना, जो आपका जो फोर्स होता है वो आप तोड़ सकते हो। किस में तोड़ सकते हो? वो आप तोड़ सकते हो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, वो आप तोड़ सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब क्या हुआ? कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब जिसमें आपको कॉन्टैक्ट है, मतलब दो बॉडीज के बीच में आपको कुछ तो एक कॉन्टैक्ट है, एक रिलेशन है, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्सेस बोलते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आपका क्या क्या आ सकता है? आपका वेट आ सकता है, उसमें आपका वेट आ सकता है, या आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ सकता है। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपका नॉन कॉन्टैक्ट में आएगा, नॉन कॉन्टैक्ट में आएगा। ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ग्रेविटेशन फोर्स है ना, ग्रेविटेशन फोर्स आपका नॉन कॉन्टैक्ट में आता है। फिर आपका यहां पर आएगा, क्या आएगा आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आपका आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब दो चार्जेस आपके क्या अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं। अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आएगा? कॉन्टैक्ट फोर्सेस में वो फोर्सेस आएगा जो कोई रिपल्सिव इन नेचर होता है। रिपल्सिव इन नेचर मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट कुछ होना चाहिए, फ्रिक्शन में कुछ तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर आता है आपका नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जो आप पढ़ते हो। तो ये सब आप ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हो। तो पहले क्या लोगों को लगा था कि अगर आपको किसी बॉडी पे फोर्स लगाना है, अगर समझो मैं यहां पर बोल रहा हूं, ये मेरे पास एक रिमोट है, तो ये रिमोट पे मुझे अगर कुछ फोर्स लगाना है तो मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, कुछ तो फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे कॉन्टैक्ट लगाना पड़ रहा है। तो पहले लोगों को लगता था अगर मुझे फोर्स लगाना है तो कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या है? कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, ऐसा लोगों को लगा था। बट फिर क्या हुआ कि ऐसे भी फोर्स पाए गए जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है, कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है ना। तो फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन वैक्यूम में भी काम करता है, वैक्यूम में भी काम करता है। तो यहां पर हमको पता चल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अपने एनसीईआरटी ने दे दिया। अच्छा, अभी इन्होंने क्या बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको हम लोग आगे जाके कनेक्ट करने वाले। क्या है वो स्टेटमेंट? दैट अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप अ मूविंग बॉडी एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। मतलब बोल क्या रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, या अगर कोई बॉडी मोशन में है, या वो मोशन में है और उसको रेस्ट में लेके आना है, ये सब करने के लिए उसको एक फोर्स लगाने की जरूरत है। और ये जो फोर्स है वो एक एक्सटर्नल एजेंसी लेके आएगा। तो ये बेसिकली वो बोला गया है। हम धीरे धीरे न्यूटन्स लॉज के फर्स्ट लॉ तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या बताना चाहते हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ओके। फिर उन्होंने क्या बोला? द एक्सटर्नल एजेंसी मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। सारा सा बात है, मैंने तो वही बोला आपको कि कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट ये आपका डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है। ओके, तो अभी एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग ने बात किया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, अभी मैं रेस्ट पे हूं, मुझे कोई अगर इधर से निकालना चाहता है तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही मैं धक्का मार के निकलूंगा,
है ना, कोई फोर्स लगेगा तो ही मैं निकलूंगा, तो ठीक है, इतना समझ में आया। या मैं मोशन में हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, कोई मुझे ऐसे रोकेगा तो ही तो मैं रुकूंगा, मतलब उसमें भी फोर्स की जरूरत है। बट सवाल अभी ये आता है कि अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि कांस्टेंट इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब मेरा स्पीड और वेलोसिटी मेरा क्या है, सेम है यहां पर, है ना, मेरा स्पीड और वेलोसिटी मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो इस केस में क्या यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन रखने के लिए भी क्या मुझे फोर्स की जरूरत है, ये यहां पर सवाल पूछा है, ये यहां पर सवाल पूछा है। ये सवाल का पहला जवाब जो है एरिस्टोटल ने दिया था, जो बल्कि गलत है, जो बल्कि गलत है। उसके लिए यहां पर हम लोगों ने फैलेसी यूज किया, फैलेसी शब्द यूज किया है। एरिस्टोटल ने जो सोचा था, वो आइडिया जो था वो गलत है, वो मानते हम लोग वो गलत है। बट इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट, गैलीलियो हुआ या न्यूटन हुआ, इन्होंने इसकी ये आइडिया के मदद से बहुत सारे क्या किए, लॉज लेके आए, जो अभी हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो एक बार समझते हैं कि एरिस्टोटल क्या बोला। ठीक है, एरिस्टोटल क्या बोला, वो ना यहां पर एक एग्जांपल दे रहा है, यहां पर ये एक एग्जांपल दे रहा है। कौन सा एग्जांपल दे रहा है, वो एग्जांपल ये दे रहा है कि ये है एग्जांपल, ये एक एग्जांपल, इसमें मैं बताता हूं ये एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर मैंने एक धनुष लिया, अगर मैंने क्या लिया, एक धनुष लिया, और वो धनुष को क्या किया हूं मैं, वो धनुष को मैंने एकदम ऐसा स्ट्रेच किया हूं, मैं स्ट्रिंग को एकदम ऐसा खतरनाक स्ट्रेच किया उस स्ट्रिंग को, और मैंने छोड़ दिया, और मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने इस पे फोर्स लगाया, इसको मैंने ऐसे पूरा खींचा है और मैंने छोड़ दिया, और ये एरो जो है, ये एरो जो है ऐसे उड़ के जा रहा है, ऐसा एरो जो उड़ के जा रहा है, मैं दिखाता हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर आपने ये जो धनुष है ये ऐसा है, और ये आपका, हाँ जी, ये आपका धनुष होता है, और ये धनुष को क्या करते हो, धनुष को क्या करते हो, आप इधर तक ऐसा खींचते हो, आप ऐसा पूरा खींचते हो, इधर तक ऐसा खींचते हो, और ये जो एरो होता है, ये जो एरो होता है ऐसे उड़ के चला जाता है। तो उड़ के जब जाएगा तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा। तो एरिस्टोटल क्या बोला, एरिस्टोटल बोला ये इसको हवे में एक वेलोसिटी से चलाने के लिए इसको कुछ तो एक एयर यहां पर कुछ तो फोर्स लगा रहा होगा, एयर कुछ तो यहां पर पुश कर रहा होगा, नहीं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चलेगा। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है अपना एरिस्टोटल भाईजान यही बोल रहा है, एरिस्टोटल भाईजान ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये अपने को पता है कि नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलाने के लिए कोई भी फोर्स की जरूरत नहीं है, ये हम लोग को पता है। बट ये आइडिया कहां से आया वो मैं आपको बता रहा हूं, तो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बट एनसीईआरटी में लिखा करके मैं आपको बोल रहा हूं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये बेसिकली वो बोला गया है। बट फिर हम लोग को क्या समझा है, जैसे कि मैंने बोला, जो एरिस्टोटल ने बोला वो गलत है, ठीक है। तो ये अपना एरिस्टोटल फैलेसी था, बट यही आइडिया से बहुत सारे आइडियाज अपने क्या डेवलप हुए और अपने उत्पन्न होंगे। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। देखो, अभी जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया आप इतना समझ लो दैट इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। इट इज व्हाट? इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। अच्छा, अभी ये रेजिस्टेंस टू चेंज मतलब क्या होता है? मतलब अगर कोई बॉडी मक्कार है, मतलब आलसी है, वो आलसी रहना चाहता है। मतलब क्या? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, वो उसका नेचुरल टेंडेंसी है वो रेस्ट पे रहे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? वो नेचुरल टेंडेंसी है वो रेस्ट पे रहे। मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं, यहां पर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक मास m का है, ठीक है, और यहां पर ये एक आपके ग्राउंड में ये रेस्ट पोजीशन में, ये क्या है? ये रेस्ट पोजीशन में है। तो इनर्शिया क्या बताता है? इनर्शिया ये बताता है इनडिफिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब टाइम कितना भी पास हो, इनफिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा और ये मोशन में नहीं रहना चाहेगा, ये रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। ये इसका नेचुरल टेंडेंसी है। ये है आपका इनर्शिया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? फिर आपके इनर्शिया भी तीन टाइप के होते हैं। इनर्शिया भी क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। वो कौन से टाइप के होते हैं? फर्स्ट होता है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फर्स्ट आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है आपका एक पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप होता है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा प्रकार क्या होता है? तीसरा प्रकार होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, अभी ये क्या होता है हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये क्या होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे मैंने बोला कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट इज बेसिकली अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है
तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। अगर आपने अपना बॉटल एक टेबल पे रखा है, आप पूरा कॉलेज पूरा घूम के, पूरा स्कूल जाके, सब कुछ पढ़ाई करके, एकदम कोचिंग जाके, सब कुछ करके अगर आप घर वापस आओगे, वो तभी भी वो बॉटल रेस्ट पे रहेगा, वो अपनी जगह से हिला नहीं होगा। दैट इज बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है? अगर इनर्शिया ऑफ मोशन ये है कि अगर एक पर्टिकुलर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई ना कोई तो एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। क्या ये आपको बात समझ में आ रही है? मतलब अगर कोई एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यूअसली रहेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। ये क्या बात सही है? हाँ जी, चलो फिर बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। इनर्शिया डायरेक्शन इज बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में चलते बैठेगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी आपको एक फोर्स लगाने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, अगर एक बॉल जा रहा है, एक बॉल आपका एकदम वेलोसिटी से जा रहा है, वो बॉल का वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो उसका मुझे डायरेक्शन चेंज करने तो मुझे बैक से फोर्स लगाना पड़ता है, तो ही डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहां पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? अगर एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन में चलते बैठेगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाए। तो क्या आपको ये इनर्शिया की कहानी आपको समझ में आ गया? क्या आपको इनर्शिया का कहानी समझ में आ गया? यस सर, हम लोग को समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करके लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, जो गैलीलियो भाई साहब ने बोला था। कौन सा? एरिस्टोटल का थोड़ा बहुत आइडिया लेके क्या बोला था, एक बार वो देखते हैं। यहां पर क्या है? यहां पर आपको 3 डायग्राम्स है। ये जो चीज बोली है ना, मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको 3 डायग्राम्स है, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर क्या दिख रहा है उसको? यहां पर उसने क्या कर दिया, उसने एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया है और उसने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से, सॉरी नॉट टॉप ऑफ द प्लेन से, टॉप ऑफ द प्लेन से अपने इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसने एक बॉल को छोड़ दिया। तो उसको क्या दिखा कि यहां पर जब ऊपर से नीचे जा रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा है, वो यहां पर बोल रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, वो अपना वेलोसिटी बढ़ा रहा है, तो इसको क्या दिख रहा है? यहां पर वेलोसिटी उसका बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो ये उसको एक चीज उसने नोटिस किया। सेकेंड चीज में क्या हो रहा है? उसने क्या कर दिया, उसने नीचे से ऊपर एक बॉल फेंका। तो उसको क्या लगा, अरे इधर पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी घट रहा है, इधर पहुंचते पहुंचते उसका वेलोसिटी घट रहा है कि नहीं? अच्छा, तो ये नीचे से ऊपर वाला केस हो गया। मतलब यहां पर वेलोसिटी बढ़ रहा है, यहां पर वेलोसिटी घट रहा है। तो ये वाले केस में, ये वाला केस क्या है? यहां पर स्लोप है ही नहीं, तो वो ये लॉजिक लगाया, अगर ये वाले कंडीशन में मतलब ऊपर से नीचे जाने के लिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी घट रहा है, तो ये वाले कंडीशन में तो वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होना चाहिए था, जो बात सही है। ये क्या आपको ये बात समझ में आया कि कैसे गैलीलियो ने सोचा? और ये बहुत अच्छा सोचा। देखो यहां पर उसके लिए बोला है दैट गैलीलियो कंक्लूडेड दैट एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नाइदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन, दैट इज इट शुड मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं आपको कब से बोलने की कोशिश कर रहा था। तो गैलीलियो ने ये वाली बात बोली। अच्छा, अभी एक बात आपको ध्यान देना है, यहां पर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस बोला है, यहां पर फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन या सरफेस। यहां पर जो लोग भी बात कर रहे हैं, हम लोग थियोरेटिकली बात कर रहे हैं कि फ्रिक्शन आपका है नहीं, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते बैठेगा, वो कभी ना कभी तो रुकेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है हम लोग देखेंगे बाद में, बट इतना तो हम लोग को आइडिया है कि फ्रिक्शन थोड़ा बहुत क्या है, कुछ तो अपोज करता है, हम लोग को मालूम है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या फ्रिक्शन हम लोग को 0 मान रहे हैं, फ्रिक्शन हम लोग 0 मान रहे हैं। आगे बढ़े? यस सर, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर अभी एक और एक्सपेरिमेंट जो गैलीलियो भाई साहब ने किया, क्या उसने क्या किया, उसने एक बाउल लिया, यहां पर एक बाउल लिया, और इसने यहां पर एक बॉल है, और ये बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो ये बॉल ऐसे चलते बैठेगा और क्या कर दिया, ये दूसरे एंड तक इधर तक पहुंच गया। अभी खासियत क्या है कि आपको एक बात जो समझनी है कि जिस हाइट से छोड़ा था वो वही हाइट तक इधर जाके पहुंच रहा है, वो वही हाइट तक उधर जाके पहुंच रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या कर दिया कि इसका जो स्लोप है वो थोड़ा और कम कर दिया। देखो इधर थोड़ा ज्यादा था, इधर थोड़ा कम कर दिया। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर क्या कर दिया, उसने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। यहां पर बॉल था, उसने ड्रॉप कर दिया। इसने नोटिस किया कि बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, बट
अभी भी वो सेम हाइट तक पहुंच रहा है, अभी भी वो सेम हाइट तक पहुंच रहा है, सेम हाइट तक पहुंच रहा है। तो इसको क्या पता चला कि मतलब मैंने अपना डिस्टेंस बढ़ा दिया बट बॉल फिर भी वो सेम हाइट तक पहुंचना चाहता है जहां पर वो उसने छोड़ा था। क्या आपको ये क्लियर हुआ? फिर उसने क्या कर दिया, इसका स्लोप कुछ किया ही नहीं, इसका स्लोप पूरा जीरो कर दिया, पूरा जीरो कर दिया। तो इसने क्या लॉजिक लगाया, मेरा हाइट कुछ भी हो, मेरा स्लोप कुछ भी हो, बॉल हमेशा वो वाला हाइट तक पहुंचना चाहता है। कुछ भी करो, बॉल हमेशा मेरा ओरिजिनल हाइट तक पहुंचना चाहता है। तो ये वाले केस में भी बॉल मेरा हमेशा क्या, बॉल हमेशा वो पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचना चाहता है वो। तो अगर उसने बॉल यहां पर छोड़ा, यहां पर उसने ये वाला जो बॉल है उसने छोड़ दिया, तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करते बैठेगा। तो बेसिकली वो बोल रहा है t इज इक्वल टू इंफिनिटी में, मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद ही वो ये पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगा, ये पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगा। सो इट्स बेसिकली वो ये बोलना चाहता है इसका मोशन कभी रुकेगा ही नहीं, इसका मोशन कभी रुकेगा ही नहीं जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। क्या आपको ये बात इतनी सी समझ में आ गई है? मैंने जो बोला है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये बेसिकली इन्होंने वही बोला है। यहां पर इनर्शिया के बारे में बहुत कुछ बोला है, एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बोला है। मैंने ये सब आपको क्या अपने एक्सप्लेनेशन के थ्रू मैंने सब कुछ बता दिया है। तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग समरी के लिए जो भी एक्सप्लेन किया है मैं चाहता हूं कि आप ये वाला पैरा पढ़ो। तो चलो हम लोग ये वाला पैरा पढ़ते हैं। क्या है ये पैरा? टू समराइज, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब वो बॉडी पे, अच्छा नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में मतलब क्या होता है, मैं यहां पर मतलब बताना चाहता हूं इसका। नेट एक्सटर्नल फोर्स के बारे में अगर समझो, यहां पर मेरे पास एक ब्लॉक ले रहा हूं, ये भी एक ब्लॉक ले रहा हूं और ये मास m का मेरा ब्लॉक है, और ये मेरा ग्राउंड है, तो इसमें अगर समझो यहां पर मेरा f ऐसा कुछ तो एक f लग रहा है, यहां पर ऐसा कुछ तो f लग रहा है, और हाँ बस ऐसा। तो क्या मैं बोलूं कि इस पे जो समेशन, इस पे जो फोर्स लग रहा है, क्या फोर्स जीरो है? क्या मेरा फोर्स जीरो है? नहीं, मेरा फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, नहीं, तो मेरा फोर्स जीरो नहीं है, ये मैं पक्के से बोल सकता हूं। बट क्या मेरा नेट फोर्स जीरो, मतलब नेट फोर्स मतलब क्या हुआ, सारे फोर्स मिला के क्या मुझे जीरो मिल रहा है? हाँ जी, इसमें मुझे मिल रहा है, क्योंकि इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, तो कुछ है ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आया? तो नेट फोर्स जीरो है, बट क्या ये बॉडी पे फोर्स जीरो है? नहीं, ये नहीं बोल सकता। नेट फोर्स मेरा जीरो है, मैं ये बोल सकता हूं। क्या बट ये बॉडी पे फोर्स लग ही नहीं रहा है? नहीं, लग रहा है, क्योंकि इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, उसको फील हो रहा है, बट क्या नेट फोर्स आपका क्या है? जीरो है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यस, समझ में आ गई है, तो आगे बढ़ते हैं। सो इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, मतलब फोर्स लग सकता है, बट जितने भी फोर्स लग रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अ बॉडी एट रेस्ट, अरे किधर गया? Okay, a body at rest continues to remain at rest and a body in motion continues to move with a uniform velocity. हाँ जी, ये तो हम लोग को पता चल गया, इतना एक्सप्लेनेशन में हम तो यही बोल रहे थे। This property of the body is called inertia. हाँ जी, वही हमने देखा, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Inertia means resistance to change. मैं वही बोला, a body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels to change that state. मैं वही बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर बॉडी वो पर्टिकुलर स्टेट में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। क्या ये बात क्लियर है? ये बात हमको इतनी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि अभी हम लोग एनएलएम के फर्स्ट लॉ तक हम लोग जाने वाले, ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी जो हम लोग ने जितना भी पढ़ा ना, आपको लगेगा कि ये तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ये हाँ भाई यही है, यहां से ही छेपा है, न्यूटन्स ने वहां से ही छेपा है, गैलीलियो का जो आइडिया था वहां से ही छेपा है, जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, न्यूटन बिल्ट ऑन गैलीलियोस आइडियाज, पहले ही लाइन लिखा है, देखो क्या पर क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? एवरी बॉडी, यहां पर मार्क कर लेंगे पहले, हाँ जी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप ध्यान दोगे, यहां पर तीनों इनर्शिया के बारे में पहले ही बोल दिया न्यूटन ने। कौन सा? स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कौन सा? इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। स्ट्रेट लाइन मतलब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो गया। मैं वही तो बोला, तो यहां पर न्यूटन ने तीनों इनर्शिया को इंक्लूड कर दिया है। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। मतलब एक बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट
इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली बना रहेगा जब तक कि उस पे कोई नेट अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। इज दिस वेरी क्लियर? इज दिस वेरी क्लियर? क्या ये क्लियर हो चुकी है? यस, हम लोग को ये क्लियर हो चुकी है, हम आगे बढ़ सकते हैं। मतलब टेक्निकली हम लोग बोलना क्या चाहते हैं? हम लोग टेक्निकली बोलना ये चाहते हैं कि अगर समझो यहां पर मेरे पास एक मास m है, यहां पर मेरे पास एक मास m है, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूं, इसको मैं डुप्लीकेट कर दिया, हाँ जी, इसको मैं डुप्लीकेट कर दिया, हाँ जी। इस बेसिकली ये मेरा मास m है, ये मेरा मास m है, ये मेरा मास m है। क्या ये सेम मास है? ये सेम मास है। पहले ये जा रहा था कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था, ये पहले कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इस पे कोई तो एक फोर्स लगा दिया, मैंने इस पे कोई तो F एक्सटर्नल मैंने फोर्स लगा दिया, F एक्सटर्नल मैंने फोर्स लगा दिया। ये F एक्सटर्नल लगने के वजह से आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये एक स्टार स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, स्टार स्टेटमेंट दे रहा हूं, दैट फोर्स एंड एक्सेलरेशन भाई भाई होता है। क्या होता है? फोर्स एंड एक्सेलरेशन भाई भाई होता है। जहां एक्सेलरेशन वहां फोर्स, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन। इतना बात क्लियर है? इतना दिमाग में सेट करके रखो, जहां फोर्स वहां एक्सेलरेशन, जहां एक्सेलरेशन वहां फोर्स, ये दिमाग में आपका सेट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आप किसी चीज पे फोर्स करोगे, किस पे आप फोर्स डालोगे, किधर गया यार, हाँ, किधर आप फोर्स डालोगे तो इस पे ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज को पुश करोगे या किसी दोस्त को पुश करोगे, वो आगे जाएगा, उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप अगर फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन कुछ तो आएगा। और यहां पर कुछ तो एक्सेलरेशन आने की वजह से, ये कुछ तो एक्सेलरेशन आने की वजह से ये इनिशियल वेलोसिटी जो है इसका फाइनल वेलोसिटी में हो जाएगा, कुछ तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अब अगर इस पे अभी भी कोई वो F एक्सटर्नल लगते बैठ रहा है, अगर समझो इस पे अभी भी कोई F एक्सटर्नल लगते बैठ रहा है, तो क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन होगा ही, इसमें एक्सेलरेशन तो होगा ही। मतलब हो सकता है कि थोड़े देर में इसको एक और नया वेलोसिटी मिल जाए। इसको क्या है? एक और नया वेलोसिटी मिल जाए। मतलब इसको कितना हो जाएगा? यहां पर समथिंग कुछ तो v1 कुछ तो एक और वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब कुछ तो बढ़ जाएगा। बट अभी समझो, अगर अभी इसमें मैंने फोर्स छोड़ दिया, मैंने फोर्स निकाल दिया, एज सून एज मैंने फोर्स निकाल दिया, मेरा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में देखते हो, आप कभी भी हिस्ट्री में नहीं देखते हो। जैसे ही मैंने फोर्स छोड़ दिया, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मेरा वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 है, मेरा वेलोसिटी घटेगा भी नहीं, मेरा वेलोसिटी बढ़ेगा भी नहीं। तो मेरा जो v1 है वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा v1 रहेगा। तो ये जो पर्टिकुलर बॉडी हमेशा v1 के लिए चलते बैठेगा, हमेशा v1 के लिए चलते बैठेगा। तो क्या आपको ये पूरा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का पूरा फील आ चुका है? आई होप सो आपको फील आ गया होगा। तो अगर मुझे अच्छे से लिखना है, अगर मुझे अच्छे से लिखना है, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मुझे लिखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मुझे लिखना है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मुझे अगर लिखना है तो मैं बोलूंगा, मैं ये चीज बोलूंगा, मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा दैट इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, अच्छा ये उल्टा ई नहीं है, इसको समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब क्या? मैं सारे फोर्सेस को ऐड कर रहा हूं, उसका ये मैथमेटिकल सिंबल होता है, समेशन ऑफ एफ नेट। मतलब अगर मेरा सारा एफ नेट मेरा 0 है, अगर मेरा सारा एफ नेट मेरा 0 है, तो एक सेकंड इसको थोड़ा डब्बे में डाल देंगे। अगर मेरा सारा एफ नेट मेरा 0 है, तो मैं इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इससे मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा जो ए नेट होगा, मतलब मेरा एक्सेलरेशन होगा, वो तो मेरा 0 होगा ही। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मेरा एक्सेलरेशन मेरा 0 है, तो उस पे मतलब नेट एफ नेट जो लग रहा होगा वो 0 होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है? तो ये हम लोग को बात समझ में आ गई। अच्छा अभी देखो, अगर मेरा एफ नेट मेरा 0 है, तो मेरा एक्सेलरेशन तो मेरा 0 होगा ही, ये तो मैं पक्के से बोल सकता हूं। और अगर मेरा एक्सेलरेशन 0 है, तो मेरा जो वेलोसिटी होगा या मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो तो मेरा 0 होगा। मतलब v मेरा कांस्टेंट होगा। क्यों मेरा कांस्टेंट होगा? सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वेलोसिटी क्यों चेंज होगा भाई? क्यों चेंज होगा? तो ये है अपना न्यूटन्स का पहला लॉ। ये है अपना क्या? न्यूटन्स का पहला लॉ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? यस सर, हम लोग को ये एकदम क्लियर हो चुका है, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये है अपना न्यूटन्स का क्या? फर्स्ट लॉ। ठीक है, समझ में आ गया। ओके,
तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत बात करते हैं, थोड़े बहुत मिसकंसेप्शंस को हम लोग क्लियर करने के लिए हम लोग लिखते हैं। देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज बेसिकली कंसेप्ट्स प्लस मिसकंसेप्शंस को हटाना, बस बात खत्म। और अगर आपने ये कर दिया देन आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं ये वाले चीज, कौन से वाली चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमेनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो एक बार पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली इधर से लेके इधर तक हम लोग को पढ़ना है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। फॉर टेरेस्ट्रियल फिनोमेना इन पर्टिकुलर एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। यस, ये तो हमको पता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो अर्थ प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन जनरली एक्सपीरियंस फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, ये सब जो भी हम लोग ये फ्रिक्शन विस्कस ड्रैग सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। इफ देन ऑन अर्थ एन object is at rest or in uniform linear motion, it is not because there are no forces acting on it, but because the various external force cancel out and add up to zero net external force. Basically जो मैंने बोला मैं वही बोल रहा हूं। मतलब देखो मैं एक और बार बता देता हूं, कोई इशू नहीं, हम लोग इसको ना अच्छे से समझेंगे। मतलब अगर समझो मेरे पास यहाँ पर एक मास m का मेरा ब्लॉक है, मास m का मेरा ब्लॉक है, और यहाँ पर ये ग्राउंड पे बैठा है, ये ऐसे ग्राउंड पे बैठा है। तो मतलब देखो लोग क्या बोलते हैं ना, ये रेस्ट पे बैठा है, ये रेस्ट पे बैठा है, ये रेस्ट पे बैठा है, लोग ऐसा बोलते हैं ये रेस्ट पे बैठा है, मतलब इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। नो, मैं आपको पहले ही बोला, किधर मैं बोला, ये चीज मैं इधर बोला हूं कि मेरा जो फोर्स मेरा जीरो नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। मेरा नेट फोर्स मेरा जीरो है, नेट फोर्स जीरो होने की वजह से वो रेस्ट पे। मतलब देखो, मतलब यहां पर ये है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, इसका ये मतलब नहीं कि इस पे जो फोर्स लग रही है, इस पे जो फोर्स लग रही है वो जीरो है। नहीं, ये आप ये नहीं बोल सकते, ये बहुत ही ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, इसका रेस्ट पे है, इसका मतलब है कि जो सारे एफ नेट जो लग रहे हैं ना, जो सारे एफ नेट या जो मेरा फोर्स लग रहा है उसके जो नेट फोर्स जो है वो मेरा जीरो है। ये एकदम पक्की सही बात है, ये पक्की एकदम सही बात है, ये पक्की एकदम सही बात है। मतलब कैसे, देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा उसके लिए मैं जल्दी बोल रहा हूं कि देखो नीचे यहां पर उसका वेट लग रहा होगा या mg लग रहा होगा, है ना। और वैसे ही क्या होगा, धरती क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और यहां पर एफ नेट जीरो है, मतलब क्या, यहां पर n और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, या n इज इक्वल टू mg यहां पर आ रहा है, n इज इक्वल टू mg यहां पर आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो फोर्स लग रही है यार, फोर्स तो है ना, नॉर्मल mg तो लग ही रही है, मतलब ये पर्टिकुलर ब्लॉक पे नॉर्मल तो लग ही रही है, नॉर्मल लग रही है। तो ये भी नहीं बोल सकता ना ये ब्लॉक में मेरा फोर्स जीरो है। नहीं, ये पूरी सिस्टम में मैं बोलूंगा मेरा एफ नेट मेरा जीरो है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ये सर हम लोग को बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग बात करेंगे ये जो एग्जांपल है ना, सारे मिसकंसेप्शंस आपके जो है ना क्लियर कर देगा। तो चलो देखते हैं कि क्या है। ओके, तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने यहां पर एक बुक का एग्जांपल लिया। देखो, कंसीडर अ बुक एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यहां पर अपना एक टेबल पे एक बुक रखा है, यहां पर टेबल पे एक बुक रखा है। तो यहां पर मैं थोड़ा ये स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं और मैं आपको फिर समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो यहां पर हम लोग क्या, देखो यहां पर देखो क्या हो रहा है। देखो यहां पर इतनी सिंपल सी बात है कि यहां पर आपको नीचे mg लग रहा होगा, और टेबल ये बुक पे नॉर्मल लग रहा होगा, ये टेबल नॉर्मल लगा रहा होगा बुक पे। अभी देखो लोगों को क्या बोलते हैं, और जो शायद से आप लोग भी सोच रहे होंगे वो अभी हम लोग क्लियर कर देंगे उसका मिसकंसेप्शन। लोग क्या देख रहे हैं, देखो, we observed the book to be at rest, therefore we conclude from the first law that the magnitude of r equals that of w. A statement often encountered is since w is equal to r. अच्छा, अभी देखो, अभी आप लोग बोलोगे कि ये r क्या होता है। r इज बेसिकली आपका नॉर्मल रिएक्शन, जिससे मैं n से डिनोट कर रहा हूं ना, वो अपना r होता है, इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं। ओके, चलो देखो, तो ये w इज इक्वल टू n, आप n चाहिए तो इसको n समझ लो, आप इसको चाहिए तो n समझ लो। आप लोग क्या बोलते हो, यहां पर नॉर्मल और mg एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये कैंसिल होने की वजह से ये रेस्ट पे, ना, ये रेस्ट पे है, उसके वजह से आप नॉर्मल और mg को कैंसिल कर पा रहे हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, आप लोग क्या बोलते हो, सिंस w इज इक्वल टू n, सिंस mg इज इक्वल टू n, फोर्सेस कैंसिल एंड देयरफॉर द बुक इज एट रेस्ट। ये गलत है, देखो दिस इज इनकरेक्ट रीजनिंग। करेक्ट रीजनिंग क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट इज सिंस द बुक इज ऑब्जर्व टू बी एट रेस्ट द नेट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ दिस इंप्लाइज दैट द नॉर्मल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू। ठीक है, छोड़ो, रुको, मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो, अगर समझो क्या है, अगर ये अगेन मैंने यहां पर एक ब्लॉक ले लिया, ये हमारे ब्लॉक है और ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, और ये मास m का है, तो आप लोग क्या बोलते हो कि यार ये mg है और ये नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg यहां पर आ रहा है, उसके वजह से हम लोग बोलते हैं रेस्ट पे। नहीं, ये गलत है, ये आपका गलत है, ये गलत है, सरासर गलत है।
आपको बोलना क्या चाहिए, आपको बोलना ये चाहिए कि नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा है, ये भाग ठीक है, ये ठीक है, बट आप लोग ये बोलोगे सिंस ये रेस्ट पे है, सिंस ये रेस्ट पे है, मैं हम लोग पक्के से बोल सकते हैं जो नेट फोर्स जो है, जो नेट फोर्स जो है वो आपका जीरो होने वाला है, वो आपका जीरो होने वाला है। और नेट फोर्स मेरा जीरो होने के वजह से, नेट फोर्स जीरो होने की वजह से मेरा एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल, नॉर्मल, और ये देखो नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे, तो मैं डायरेक्शन यहां पर यूज कर सकता हूं, नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन यहां पर क्या हो जाएगा, मास इंटू जीरो हो जाएगा, जीरो, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। सो नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू जीरो एंड नॉर्मल इज इक्वल टू mg, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। सो बिकॉज ये रेस्ट पे है, बिकॉज ये रेस्ट पे है, यहां पर देखो, बिकॉज ये रेस्ट पे है, हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg, नॉर्मल इज इक्वल टू mg है, उसके लिए रेस्ट पे नहीं, ये आप ये नहीं बोल सकते। हम लोग रेस्ट पे है तो नेट फोर्स जीरो है, और नेट फोर्स जीरो है उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आज हम लोग ने इसको पूरा क्लियर कर दिया है, आज हम लोग ने पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है पीपल, तो ये वाले इसमें उन्होंने ये बता के रखा, ये बता के रखा। आगे बढ़े, यस पीपल, आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी इन लोगों ने बात कर रहे हैं, अभी इन लोग बात कर रहे हैं, ये वाला जो पैरा है ना, ये वाला जो पैरा, यहां पर मैं लिख देता हूं, या ये वाला जो पैरा है, ये बेसिकली आपका इनर्शिया का एग्जांपल्स है, इनर्शिया एग्जांपल्स है। ठीक है, एक एक करके एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि आप लोग ने देखा होगा कि आप लोग एक बस में हो, आप लोग एक बस में हो जो रेस्ट पे है, और आप लोग ऐसे खड़े हो, आप लोग ऐसे खड़े हो, और एज सुन एज गाड़ी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, आप पीछे जाते हो, ऐसा पीछे जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हम लोग ये जानते हैं, ऐसा क्यों होता है हम लोग जानते हैं। देखो क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं कि देखो यहां पर हम लोग मानो ये बस है, ये मेरा बस है, ये मेरा बस है, और यहां पर ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो, ये इनिशियली रेस्ट पे था, ये इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये क्या कर रहा है, ये अभी एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया बस, एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया बस। तो क्या हुआ, फ्रिक्शन के वजह से, यहां पर फ्रिक्शन के वजह से ये आपका जो पैर है, आपका जो पैर है, बॉडी, ये जो बस के बॉडी के साथ कनेक्टेड था करके, आपका जो पैर वाला रीजन है वो भी आगे एक्सेलरेट करता है, वो भी आगे एक्सेलरेट करता है। बट आपका जो अपर वाला रीजन है, ये जो अपर वाला रीजन है, उसको वो अभी भी कौन सा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही है, वो इनर्शिया रेस्ट में है, वो नेचुरली क्या होना चाहता है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। तो आपका पैर आगे चला गया और आप पीछे चले गए, क्योंकि आपका अपर वाला बॉडी क्या होता है, वो रेस्ट पे रहना चाहता है, क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप, क्या होता है, जब आप यूनिफॉर्म, मतलब आप बस में एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हो, बस चल रहा है और आप अंदर खड़े हो, और एज सुन एज वो ब्रेक लगाता है आप आगे जाते हो, आप आगे जाते हो। क्यों? सिंपल सी बात है, अगेन वही सेम लॉजिक है, अगेन वो सेम लॉजिक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, अभी आप इधर खड़े हो, आप इधर अभी ऐसा खड़े हो, और एक्सेलरेशन पीछे लगता है, एक्सेलरेशन पीछे लगता है। तो पीछे लगता है, तो पीछे लगता है, देखो आपका पूरा, अभी आपका जो पूरा है, आपका जो पूरा इनर्शिया है, वो पूरा क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, मतलब आप भी मोशन कर रहे थे बस के साथ, आप भी मोशन कर रहे थे। बट अभी क्या हुआ, ये जो पैर वाला पोर्शन है, ये जो पैर वाला पोर्शन है, ये रुक चुका है, ये रुक चुका है। बट आप तो आगे जाना चाहते हो ना, आप तो अपर वाला बॉडी मोशन में था, तो वो क्या करेगा, ये पैर रुक चुका और ये आगे जा रहा है, उसके लिए ऐसा जा रहा है, इसके लिए ऐसा जा रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यही सेम चीज इन्होंने यहां पर ये पूरा बोल के रखा है। ठीक है पीपल, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर अभी हम लोग देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे एस्ट्रोनॉट का। तो मैंने जैसे बोला जो एक्सेलरेशन जो चीज होती है ना, एक्सेलरेशन जो चीज होती है वो कभी भी हिस्ट्री नहीं देखती है, वो कभी भी क्या होती है, हिस्ट्री नहीं देखती है, वेलोसिटी हिस्ट्री देखती है, मतलब एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते, देखो, एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर बोला है कि एक रॉकेट है और ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, और अंदर एक एस्ट्रोनॉट था जो बैठा था। तो सिंपल सी बात है, अगर ये अंदर बैठा है तो इसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। पर उसने क्या बोला, एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड, मतलब क्या हुआ, ये बंदा जो है ये बाहर आ गया गलती से, ये बंदा बाहर आ गया। उन्होंने बोला व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप। अच्छा देखो, बहुत सिंपल है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का पूरा लॉ है, एकदम क्लियर समझेगा। इस पे एक्सेलरेशन, पहले जब अंदर था एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था,
तो एस्ट्रोनॉट का भी 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही था। एज सुन एज ये बाहर आ गया, एज सुन एज ये बाहर आ गया, मुझे बताइए इस पे जो नेट फोर्स जो है वो कितना है, वो तो 0 है। इस पे क्या लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं लग रहा है, ये तो स्पेस में है, वैक्यूम में, क्या है नेट फोर्स, इस पे कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरा नेट फोर्स मेरा 0 है तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इट डजंट मैटर वो थोड़े टाइम पहले स्पेसशिप में था, तो स्पेसशिप से अगर उतरा है तो उसका एक्सेलरेशन 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होने वाला। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब अगर आप एक एक्सेलरेटिंग ट्रेन में हो, समझो, और आप जा रहे हो और आप थोड़े टाइम में आप कूद गए ट्रेन के बाहर। अगर एक्सेलरेटिंग ट्रेन था तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा भी एक्सेलरेशन उतना ही था जब मैं बाहर कूदूंगा, नहीं। आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आपका एक्सेलरेशन एक्चुअली जी हो जाएगा, डाउनवर्ड तरफ, क्योंकि जी तो हमेशा लग रहा है। बट स्पेस वाले केस में यहां पर कुछ भी नहीं होगा, यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहां पर आंसर आपको 0 आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? बट यहां पर एक चीज बोलना है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन कोई भी हिस्ट्री नहीं दिखती है, कोई भी हिस्ट्री होती है वो नहीं दिखती है, बट वेलोसिटी आपकी हिस्ट्री दिखती है। वेलोसिटी ये क्या होती है, वेलोसिटी आपकी हिस्ट्री देखती है। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, क्या है वो क्वेश्चन? मतलब समझो यहां पर मैंने एक स्पेसशिप बना रहा हूं, मैं यहां पर एक स्पेसशिप बना दिया, ये मैंने स्पेसशिप बना दिया, और आप इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट बैठे हो, और ये एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। तो आप भी तो 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहे हो, और समझो अभी देखो, इस पे जो नेट फोर्स कितना होगा, इस पे नेट फोर्स 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है, मतलब हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। मतलब एक्सेलरेशन अगर है ही नहीं तो एफ नेट तो मेरा 0 ही होगा, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो अगर समझो आप एक्सीडेंटली बाहर आ गए, तो इस बार आपके पास एक वेलोसिटी होगा दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। क्या आपको बात समझ में आ गई? वेलोसिटी आपका क्या होगा, वेलोसिटी आपका हिस्ट्री ले लेता है, तो अभी भी आपके पास 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। आप बेसिकली स्पेसशिप और एस्ट्रोनॉट ऐसे चलोगे, ऐसा लगेगा कि आप दोनों रेस्ट पे हो, बट रिलेटिवली आप दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हो गए, बट आप दोनों का स्पीड क्या होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। बट एज सून एज एस्ट्रोनॉट ने एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, आप पीछे चले जाओगे। क्या आपको ये बात क्लियर हो चुकी है? ठीक है पीपल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ के बारे में। चलो बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। तो यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो आपका मोमेंटम लेता है। अरे किधर गया भाई डब्बा? हाँ जी, वो आपका मोमेंटम की बात करता है। मोमेंटम, अच्छा अब ये मोमेंटम क्या होता है सर जी? मोमेंटम जो होता है इट इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन म्हणजे क्या होता है? मतलब बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि अगर एक बाइक आ रही है, उधर से बाइक आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है और वो आपको ठोक रही है। वैसे ही एक ट्रक आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से और आपको वो ठोक रही है। आपको ज्यादा इंपैक्ट किस में लगेगा? आप बोलोगे ट्रक पे, बट मैं तो बोलूंगा कि दोनों का वेलोसिटी तो सेम था। फिर आपको ज्यादा क्यों लगा? आप बोलोगे क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा था। तो इसका बेसिकली मतलब ये है, आप बोल रहे हो कि जो इंपैक्ट है वो मोमेंटम था, वो आपका जो मास पे तो डिपेंडेंट ही है, मास पे डिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है, ये हम लोग को बात समझ में आ गई। फिर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जहां पर एक बुलेट है, एक गन से मैंने एक बुलेट आपकी तरफ मारा, वो तो आपके मतलब चीर के फाड़ के फेंक देगा आपको, है ना, मतलब एकदम आर पार चला जाएगा। और अगर समझो मैंने वही सेम बुलेट लिया और मैंने हाथ से आपके तरफ फेंका तो आपको कुछ होगा नहीं। तो आप बोलोगे यहां पर तो मास सेम था, बट मेरा वेलोसिटी से भी फर्क पड़ता है। तो यहां पर मोमेंटम बेसिकली क्या है? कि मेरा क्वांटिटी ऑफ मोशन मेरे इंपैक्ट को मेजर करता है। यहां पर इंपैक्ट को क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं मोमेंटम, तो लिख देते हैं मोमेंटम के बारे में अगर मुझे जानना है, मोमेंटम, ठीक है। जो मोमेंटम जो है इट इज बेसिकली P इज इक्वल टू mv होता है। ये P अपना मोमेंटम P होता है, और mv मतलब क्या होता है? अपना उसका मास इंटू वेलोसिटी होता है। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है।
वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे, तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन इज बेसिकली, डायरेक्शन इज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हम लोग समझेंगे चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है समझेंगे, ये क्या है हम लोग समझेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कि ये सब एग्जैक्टली जो भी हम लोगों ने बोला है ना, ये बेसिकली यहां पर मैंने लिख दिया, मैंने आपको समझा दिया है। ओके, अभी हम लोग समझेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बता क्या रहा है, बता क्या रहा है हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये देखो बेसिकली वही एग्जांपल है, लाइट व्हीकल, हेवी व्हीकल, बुलेट वाला एग्जांपल, लाइट व्हीकल, एवरीथिंग जो भी मैंने बता दिया, मैंने आपको सब कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इसके बारे में जो क्रिकेटर्स यूज करते हैं, क्रिकेटर्स ये वाला लॉजिक यूज करते हैं। क्रिकेटर्स क्या यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो क्रिकेटर्स जो है ना, क्रिकेटर्स जो है, अगर आप देखोगे एक बॉल आ रहा है, वो बॉल आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसा पकड़ते हैं और ऐसा कर लेते हैं हाथ को, ऐसा कर लेते हैं हाथ को। क्यों? उन लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं, उन लोग ज्यादा टाइम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो बॉल जो है कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, कुछ वेलोसिटी से आ रहा था, वो बॉल को पकड़ा, वो बॉल को वो पकड़ा और वो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कम कर रहा है, ज्यादा टाइम लेके वो वेलोसिटी कम कर रहा है, जिससे कि उस पे, उसका हाथ पे उसका फोर्स या इंपैक्ट कम पड़े। क्या ये समझ में आ रहा है मैं फोर्स और इंपैक्ट का रिलेशन कैसे लेकर आ रहा हूं मोमेंटम के साथ? मतलब वो देखो, वो बॉल के पास कुछ तो मास होगा, वो कुछ तो वेलोसिटी से आ रहा है, मैंने उसको एज सून एज पकड़ा, उसका वेलोसिटी कम होते जा रहा है, बट वो कम करने का जो प्रक्रिया है वो उसका मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूं, जिससे कि मुझे इंपैक्ट कम पड़े। अगर एट द सेम टाइम बॉल एकदम तेजी से आ रही है, मैंने उसको झट से रोका, तो मुझे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहां पर कुछ तो फोर्स और मोमेंटम का कुछ तो यहां पर रिलेशन है, और टाइम का भी रिलेशन है। मैं जितना ज्यादा टाइम ले रहा हूं उतना ज्यादा कम इंपैक्ट लग रहा है मुझे, जितना कम टाइम ले रहा हूं उतना ज्यादा फोर्स या इंपैक्ट लग रहा है। मतलब कुछ तो रिलेशन है जो हम लोग समझना है। यही सेम रिलेशन एनएलएम अपना सेकंड लॉ होता है, यही सेम रिलेशन आपका एनएलएम का सेकंड लॉ होता है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि क्या है ये, क्या है ये, ठीक है। रुको, तो ये हम लोग समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो इट्स बेसिकली, आप समझ लो, ये आप जब भी ऐसा गोल गोल घुमाते हो, एक पत्थर लगा के ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो आप, सिंपल सी बात है, हर जगह इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखो मतलब ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी भी है, स्केलर क्वांटिटी भी है। तो वेलोसिटी तो आपका चेंज होते बैठ रही है, वेलोसिटी आपका चेंज होते बैठ रही है, और आपका वेलोसिटी जितना चेंज हो रहा है, आपको उतना फोर्स लगाना पड़ रहा है ना उसको पकड़ के रखने के लिए, उतना पकड़ने के लिए उतना फोर्स लगना पड़ रहा है। और अगर आप रेडियस छोटा कर दिए तो आपको लिटरली बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो रिलेशन है भाई, जल्दी बता दो रिलेशन, ठीक है। अभी वो रिलेशन बता देते वो रिलेशन। तो ये है आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ, दैट the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts। ये क्या बोला है अभी बताते देखो। तो हम लोग को देखना है न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ये हम लोग को देखना है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। समझते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब देखो वो बोल रहा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा पी मतलब क्या होता है? सम मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल, मतलब क्या है? ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, दैट इज T2 माइनस T1, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ तो हो जाएगा। तो यहां पर मैं ऐसा क्या लिख सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकता हूं मैं। हाँ जी सर लिख सकता हूं मैं। m कॉमन लिया तो हो जाएगा एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अभी ये क्या होता है? ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है? ये तो एक्सेलरेशन होता है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ये तो आपका एक्सेलरेशन होता है। तो ये मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, इसको लिख दिया मैंने m इंटू एक्सेलरेशन। तो आप बोलो कि सर तो ये क्या सेकंड लॉ? नहीं, ये सेकंड लॉ नहीं है, क्योंकि यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं, कि यहां पर मेरा मास मेरा कांस्टेंट है, हमेशा मेरा मास कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। आप बोलोगे क्या मास कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है? मेरा तो मास चेंज नहीं होता, फिर मतलब मास कांस्टेंट? अरे भाई रुको यार, ठंडा लो।
इतना समझ लो कि यहां पर मास आपका कांस्टेंट नहीं है, बट आपको ये रिलेशन में आपको लेके आना चाहता था। तो ये जो ma आ रहा है ये आपका फोर्स के बराबर है, ये आपको फोर्स के बराबर है, तो आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल चुका होगा। बट अगर अगर मुझे इसको थोड़ा और अच्छे से साइंटिफिकली मुझे अगर आपको बताना है, अगर मुझे साइंटिफिकली आपको इसको और बताना है, तो इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा मारेंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा, थोड़ा छोटा। हाँ जी, तुम इधर रहो, इधर थोड़ा ठंडा मारो, इधर थोड़ा चिल मारो, हम लोग इधर थोड़ा और इसको समझते हैं। मैं बोल रहा हूं कि जो चेंज इन मोमेंटम जो है, इसको मैं छोटा सा चेंज मान लेता हूं, डीपी चेंज मान लेता हूं, और वो छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए हुआ होगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है। और हम लोग को ये पता है कि P इज इक्वल टू एम बी हम लोग को मालूम है। सो घूम फिर के मुझे MB को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देखो P इज इक्वल टू MB को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इट्स बेसिकली dp बाई dt मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, व्हिच इज बेसिकली ये क्या हो जाएगा, अब इसमें uv रूल लगेगा, uv रूल क्या हो जाएगा, m इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ m, अभी देखो, अगर यहां पर मेरा जो है, अगर मैं बोल रहा हूं यहां पर मेरा वेलोसिटी अगर मेरा कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर मेरा कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर मुझे क्या आ रहा है, यहां पर मुझे आएगा f इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये मेरा जीरो हो जाएगा, तो मुझे यहां पर आ रहा है v dm by dt। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरा मास अगर मेरा कांस्टेंट है, मेरा कांस्टेंट है, तो यहां पर मुझे क्या आएगा, यहां पर मुझे आएगा f इज इक्वल टू m dv by dt, and what is dv by dt? dv by dt is basically acceleration, rate of change of velocity, तो ये हो जाएगा ma। क्या ये बात समझ में आ गई है? मैं अभी आपको ये मैं बताता हूँ, ये dm by dt क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्या ये बात समझ में आ गई? यस पीपल, सो हम लोग को ये बात समझ में आ गया, ये जो चीज आई है ना, ये है आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ, दैट f is equal to m dv by dt plus v dm by dt। ये तो उसका इक्वेशन हो गया। बट अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ बोलना है, तो आप बोलोगे दैट the rate of change of momentum, that is dp by dt is directly proportional to the force applied। क्या ये बात समझ में आ गई है? मतलब क्या है, देखो सिंपल सी बात है, मतलब कि f is directly proportional to dp by dt। मतलब क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं m v final माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t, है ना। इट्स बेसिकली मुझे जितना, इसको मैं काम करता हूं डेल्टा टी जैसा लिख देता हूं, ठीक है। मतलब मैं अगर अपना टाइम इंटरवल बढ़ा रहा हूं, मेरा फोर्स घट रहा है, वो क्रिकेट बॉल में भी तो वही हुआ, टाइम इंटरवल बढ़ा रहा हूं मैं वेलोसिटी को घटाने के लिए, चेंज करने के लिए, तो मुझे फोर्स कम लग रहा है। मेरा टाइम इंटरवल मेरा बहुत कम है तो मेरा फोर्स ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है यहां पर। क्या ये बात समझ में आ गई है? अभी कमिंग बैक टू द केस, ये वाला कब होता है आपका, v कांस्टेंट होता है तो f इज इक्वल टू v dm by dt हम लोग कब यूज करते हैं, ठीक है। देखो तो यहां पर f इज इक्वल टू v dm by dt हम लोग कब यूज करते हैं, हम लोग इसको समझते हैं। ये कब यूज करते हैं, जब आपका मास कांस्टेंट नहीं होता है। अभी मास कब कांस्टेंट नहीं होता, आपका कांस्टेंट नहीं होता रॉकेट के केस में। रॉकेट है तो रॉकेट के केस में ये जो है, इसको हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। क्या, देखो इट्स बेसिकली जो फ्यूल जला रहा है, ऐसा आग फोर्स, वो जो आग नीचे जा रही है वो एक फोर्स दे रहा है, इट्स बेसिकली ये फ्यूल तो घटते जा रहा है। मतलब अगर समझो ये कैपिटल M इसका मास था, थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, m माइनस स्मॉल m हो जाएगा। मतलब इतना फ्यूल खर्च हो जाएगा, मतलब इतना मास चेंज होते बैठ रहा है, तो यहां पर आपका मास आपका कांस्टेंट नहीं है। वो वाले इक्वेशन में आप ये वाला यूज करोगे, दैट इज f इज इक्वल टू v इंटू dm बाई dt आप यूज करोगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके पीपल, हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तो यहां पर उन्होंने न्यूटन को डिफाइन कर लिया है। 1 न्यूटन क्या होता है आपका, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अभी इसको उन्होंने कैसे किया, सिंपल सी बात है, हम लोग को पता है f इज इक्वल टू ma होता है। तो f इज इक्वल टू मास का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है, ये आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी लोग थोड़ा बहुत चीजें देखते हैं। हम लोगों ने पहले से देखा है दैट इन द सेकंड लॉ f इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0। यस, हम लोग को ये बात समझ में आया।
दैट अगर a 0 है तो f 0 होगा, f 0 है तो a 0 होगा. यस, द सेकेंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ. हाँ जी, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अ वेक्टर लॉ. हाँ जी, ये तो वेक्टर लॉ है, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट f वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू a वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. और अगर ये वेक्टर लॉ है तो देखते आगे क्या हो रहा है. अगर ये वेक्टर लॉ है तो आप तीनों एक्सेस में, अगर ये वेक्टर लॉ है तो वेक्टर हम लोग तीनों एक्सेस में हम लोग लगाते हैं, तीनों एक्सेस में लगाते हैं. तो अगर तीनों एक्सेस में लगा रहे हैं तो हम लोग सेपरेटली भी तो लगा सकते हैं ना, हर एक एक्सेस में. तो वो क्या बोल रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है, आप हर एक वेक्टर के लिए लगा सकते हो या हर एक एक्सिस के लिए लगा सकते हो. उसके वजह से ये वाला चीज आया क्या, दैट एफ एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स, मतलब एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस इंटू मास इज इक्वल टू द फोर्स इन एक्स एक्सिस. एंड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन एक्स एक्सिस भी बोल सकते हो. वैसे ही आप वाई एक्सिस के लिए बोल सकते हो, वाई एक्सिस के लिए बोल सकते हो. एंड वैसे ही वही सेम आप जेड एक्सिस के लिए भी बोल सकते हो, जेड एक्सिस के लिए भी बोल सकते हो. क्या ये बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है? यस पीपल, ये आप इसको ध्यान से रखना, इसको आप ध्यान से रखना. ठीक है पीपल, आगे बढ़ते हैं. अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यहां पर उन्होंने जो बोली है ये बात, ये देखो बात बहुत सिंपल सी बात है. यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर देखो मैं आपको बताता हूं. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. समझो यहां पर ये जो ट्रेन है यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है ए से, यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है ए से. ठीक है, यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है ए से. और ये आंटी या ये जो लड़की है यहां पर, इसके पास एक बॉल था, ये बॉल ना उसने ड्रॉप कर दिया, उसने ऐसा ड्रॉप कर दिया एक एक्सेलरेटिंग ए में. तो एज सुन एज उसने ड्रॉप कर दिया ना, एज सुन एज उसके हाथ से छूट चुका है ना, एज सुन एज हाथ से छूट चुका है, उसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन था वो जीरो हो चुका है. मैंने क्या बोला था, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट में नेट फोर्स उसका कितना है वो देखो, हिस्ट्री मत देखो, हिस्ट्री देख के कुछ फायदा नहीं है एक्सेलरेशन में. क्या आपको बात समझ में आ रही है? बट मैं इतना बोल सकता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कुछ तो एक वेलोसिटी होगा. मतलब जब उसने अपना बॉल छोड़ा था तभी ट्रेन का क्या वेलोसिटी था, वो वेलोसिटी ये बॉल पकड़ेगा, वो ये वेलोसिटी बॉल पकड़ेगा. क्योंकि वेलोसिटी अपने हिस्ट्री देखता है, अपने वेलोसिटी क्या होता है, हिस्ट्री देखता है, एक्सेलरेशन नहीं देखता. बट एज सुन एज उसने बॉल छोड़ा, नीचे तो लग रहा है ना भाई, नीचे तो ग्रेविटी लगेगा, नीचे ग्रेविटी लगेगा, उसकी वजह से ये पैराबोलिक पाथ करेगा, उसकी वजह से ये पैराबोलिक पाथ करेगा. क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो, द स्टोन कैरीज नो मेमोरी ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विद द ट्रेन अ मोमेंट अगो. यही तो मैं बोल रहा था, यही तो मैं बोल रहा था. क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या ये आपको बात समझ में आ गई है? यस पीपल, यस. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. हम लोग बहुत अच्छा पेस में जा रहे हैं, हम लोग इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी हम लोग ये चैप्टर को खत्म कर देंगे. देखो ये वो ही बोल रहा है, एक्सेलरेशन हियर एंड नाउ is determined by the force here and now, not by any history of the motion of the particle. ना वेलोसिटी हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, बट नॉट एक्सेलरेशन, नॉट एक्सेलरेशन. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब बुलेट ऑफ मास 0.04 kg. अच्छा, यहाँ पर एक बुलेट का यहाँ पर मास गिवन है, दैट इज 0.04 kg. क्या है, 0.04 kg का मास गिवन है. ओके, लिख दिया भाई, लिख दिया. फिर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड. अच्छा, वेलोसिटी उन्होंने बोला 90 मीटर पर सेकंड यहाँ पर बोला है. ठीक है, इसको इनिशियल वेलोसिटी यू बोल देते हैं, यू है ना, u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड. अच्छा, तो u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड यहाँ पर बोला है ना. ओके, एंड स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. अच्छा, s इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर विच इज बेसिकली 0.6 मीटर, 0.6 मीटर है ना. देखो मतलब 60 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 100 कर दो तो 0.6 मीटर. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? अरे यार ये तो कितनी सिंपल सी बात है. स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग ने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हम लोग ने काइनेमैटिक्स में पढ़ा है. क्या होता है, दैट s इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2a होता है. यही होता है ना. कितना ट्रैवल किया, 0.6 ट्रैवल किया, विच इज इक्वल टू u स्क्वायर क्या है, 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर हो जाएगा, 90 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a. इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, तुमको क्या मिल जाएगा इसमें से, एक्सेलरेशन कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो एक एक्सेलरेशन कुछ तो मिल जाएगा, है ना. एक्सेलरेशन मिल गया है. उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट. एक्सेलरेशन मिल गया, और ये आपका क्या मास आपको पता है 0.04 kg. तो आपका रेजिस्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, Fr इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का वैल्यू इसमें डाल दो, सो बेसिकली 0.04 इंटू एक्सेलरेशन. बस आपको मिल गया रेजिस्टिव फोर्स. इतना चिंदी सा सवाल था, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं थी, उसके लिए मैंने सॉल्व भी नहीं किया. ठीक है पीपल, क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय, अच्छा मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख देता हूं, यहाँ पर है y इज इक्वल टू, रुको इसको लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ut
प्लस हाफ GT स्क्वायर, हाफ GT स्क्वायर यहां पर लिखा है ना। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है यहां पर ये पैराबोलिक मोशन करेगा, क्योंकि ये डिग्री 2 का है, तो पैराबोलिक मोशन में यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? एक ही तो फोर्स एक्ट करते हैं, नीचे mg। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट मार दो, डिफरेंशिएट मार दो, क्योंकि एक्सेलरेशन ही ढूंढना है हम लोग को, तो ये हम लोग को फोर्स मिलेगा। तो y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या हाफ gt स्क्वायर, सॉरी हाफ gt स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद टाइम तो हो जाएगा dy बाई dt, ये अपने को वेलोसिटी मिल गया, ये अपने को हो जाएगा ut का डिफरेंशिएशन क्या होगा u, क्योंकि t आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया u प्लस हाफ बाहर g बाहर t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो 2 कैंसिल, gt आपको मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है v इज इक्वल टू u प्लस gt मिल रहा है, u प्लस gt। एक और बार डिफरेंशिएट करो एक्सेलरेशन के लिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, तो यहां पर क्या मिल रहा है हम लोग को, u मेरा 0 हो गया, gt का हो जाएगा g, एक्सेलरेशन यहाँ पर g मिल चुका है, तो फोर्स क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा मास इनटू g, यही तो मिला, m इनटू g, बात खत्म। यही तो मैं पहले बोला था, करने की भी जरूरत नहीं थी, ये हमको दिख रहा है, ये प्रोजेक्टाइल करेगा, पैराबोलिक पाथ जाएगा, तो नीचे बस mg लगेगा, नीचे बस mg लगेगा, सिंपल सी बात है यार। देखो ऐसा पैराबोला कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर मोमेंट में नीचे तो बस mg लग रहा है ना, हमें कोई भी पॉइंट देखो, कोई भी पॉइंट देखो हमेशा mg लगेगा, कोई भी पॉइंट देखो हमेशा नीचे mg लगेगा, यही तो बोल रहा हूं, यही तो बोल रहा हूं, नहीं यही तो बोल रहा हूं। क्या आपको बात समझ में है? यस, क्या आपको बात समझ में है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपल्स, अच्छा अभी इंपल्स को समझते हैं, इंपल्स को हम लोग सब समझते हैं अच्छे से। ये इंपल्स क्या होता है? ठीक है, देखो इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, इतना समझ लो। इंपल्स क्या होता है आपका? चेंज इन मोमेंटम होता है, ये होता है आपका इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। अभी इसको अच्छे से समझते हैं इंपल्स। देखो इंपल्स हमको समझना है, इंपल्स हमको समझना है, इंपल्स समझना है, इंपल्स हम लोग को समझना है। चलो इंपल्स को समझा जाए, इंपल्स, ठीक है भाई। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, हम लोग को क्या मालूम है, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स अप्लाइड, या मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी इज बेसिकली मेरा फोर्स, मैं ऐसा बोल सकता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना। तो मुझे क्या पता है, इंपल्स इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, दैट इज चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम विच इज बेसिकली डेल्टा पी, यही होता है मेरा चेंज इंपल्स, यही होता है मेरा चेंज इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बेसिकली मेरा ये है, तो मैं टी को उधर भेज रहा हूं, या टी को उधर भेजूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी बोल देता हूं, डेल्टा टी, यहाँ पर ये डेल्टा टी कुछ तो क्योंकि चेंज हो रहा है, या एक काम करते हैं dt बोल देते, dt बोल देंगे, कुछ इश्यू नहीं है, dt, ठीक है, एफ dt। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ा फोर्स लग रहा है एक छोटे से टाइम टी में, बहुत बड़ा फोर्स छोटे से टाइम टी में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ये बंदा है, ये जो चाचा दिख रहा है, ये जो है, ये है इंपल्स, इसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाटा, चाटा जो मारते हो ना वो आपका इंपल्स होता है, मतलब आपने एक रख के दिया सट करके, तो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है बहुत कम टाइम में, तो क्या हो गया, मोमेंटम ज्यादा हो गया, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो गया, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फोर्स लग रहा है, कि आपको बात समझ, ज्यादा इंपैक्ट लग रहा है, मतलब आपने फोर्स लगाया बट वो फोर्स क्या हुआ, वो बहुत कम टाइम के लिए लगा, उसके लिए आपका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हो गया, ज्यादा होने की वजह से आपको इंपैक्ट ज्यादा लग रहा है, तो एग्जांपल आपका चाटा होता है, आपका चाटा होता है आपका एग्जांपल। तो एम वी फाइनल माइनस एम इनिशियल इज इक्वल टू एफ डी टी विच इज इक्वल टू इंपल्स। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है पीपल, ठीक है। तो इंपल्स भी हम लोग ने यहां पर कर लिया है, इंपल्स भी हम लोग ने यहां पर कर लिया है, तो इंपल्स हो गया है ना। तो यहां पर मैंने देखो यही मैं बोल रहा हूं, यही तो मैं बोल रहा हूं दैट अ लार्ज फोर्स, दैट इज a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum is called as an impulsive force। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको बात समझ में आ गई है? चलो हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये है that a batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब u अपना 12 है, u अपना 12 मीटर पर सेकेंड है, और v भी अपना 12 मीटर पर सेकेंड है, v भी अपना 12 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर मास ऑफ द बॉल यहाँ पर गिवन है 0.15 kg, 0.15 kg इन्होंने यहाँ पर गिवन है, 0.15 kg। डिटरमाइन द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल, इंपल्स यहां पर बोला है, इंपल्स यहां पर क्या हो जाएगा, इंपल्स मेरा क्या होता है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज बेसिकली एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ये होगा अपना। तो मास कितना है 0.15 हमको मालूम है, वी फाइनल क्या है, वी फाइनल, अच्छा अभी देखो बॉल पहले इधर जा रहा था 12 से,
फिर बॉल इधर जा रहा है 12 से, वेलोसिटी अपना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव मानूं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन आपका चेंज हो चुका है। तो v फाइनल को मैंने -12 बोल दिया और माइनस ऑफ v इनिशियल मेरा +12 है तो 12, तो ये हो गया 0.15 मल्टीप्लाइड बाई -24। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 15 डिवाइड बाई 100 बोल देता हूं इसको, इंटू 24 माइनस साइन इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 250, 212, 225 और 26 और कुछ होगा, हाँ ये 5 3 जार 5 5 जार है ना, तो ये 6 3 जार 18, हाँ ये हो जाएगा 18/5 हो जाएगा, विच इज बेसिकली 3.6 हो जाएगा, 3.6 हाँ न्यूटन सेकेंड, 3.6 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। अच्छा अभी मैंने ये न्यूटन सेकेंड मैंने कैसे लिखा, न्यूटन सेकेंड कैसे लिखा देखो, F मेरा क्या हो जाएगा न्यूटन, dt मेरा हो जाएगा सेकेंड, तो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट हो गया, न्यूटन सेकेंड इसका यूनिट हो गया। ठीक है पीपल, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ये बहुत बहुत इजी से एग्जांपल थे, उसके लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा क्योंकि हमको आगे भी और कुछ करना है, आगे भी बहुत कुछ करना है। ठीक है पीपल, आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एग्जैक्टली क्या बताता है, हम लोग ये देखना चाहते हैं, एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसे कि हम लोग को पता है, ये तो मतलब हर मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब लोग को पता है दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अभी न्यूटन ने ना इतना ब्यूटीफुली लिखा है, इतना क्रिस्प एंड क्लियर लिखा है, इसकी वजह से इतना मतलब इतना बड़ा चौड़ा के नहीं लिखा करके उसके लिए इतना मिसकंसेप्शन है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहां पर मैं एक चीज बोलूं, यहां पर ये जो एक्शन है, टू एवरी एक्शन है, ये एक्शन और रिएक्शन, यहां पर फोर्सेस की बात हो रही है, यहां पर फोर्सेस की बात हो रही है। बट अगर हम लोग यहां पर फोर्स यूज करते तो कितना कंफ्यूजिंग होता। टू एवरी फोर्स देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो उसके लिए यहां पर अलग अलग नाम दिया एक्शन और रिएक्शन। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि मैंने कुछ तो एक मेडिसिन खाया, वो मेरा एक्शन है, वो मेडिसिन पेट में गया, रिएक्ट किया, तो उसकी वजह से रिएक्शन कुछ हुआ, इसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल इंग्लिश हो गया। बट यहां पर ये एक्शन रिएक्शन की बात नहीं हो रही है, यहां पर ये वाली एक्शन रिएक्शन की बात नहीं हो रही है। कभी भी एक्शन के बाद रिएक्शन नहीं होता, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं। हमेशा ऐसा नहीं है कि कुछ एक्शन होना चाहिए तो रिएक्शन होगा, ना ना ना, रिएक्शन की वजह से भी एक्शन हो सकता है और एक्शन की वजह से भी रिएक्शन हो सकता है। बट जो भी हो रहा है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही होगा, मतलब कुछ एक्शन हो वो ही पर्टिकुलर इंस्टेंट में रिएक्शन होगा, कुछ रिएक्शन हो वो ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्शन भी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है पीपल, क्या आपको बात समझ में आ गई है? तो एक्शन रिएक्शन जो पेयर है, बहुत सारे एक और मिसकंसेप्शन होता है। मिसकंसेप्शन क्या है कि ये मेरा मास m है, ये मेरा मास m है, इस पे ना नीचे mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल और mg आपका एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर ये नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते अभी आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। देखो सबसे पहले ये मैंने चीज आपको मैंने बोल दिया कि एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर फोर्स के लिए यहाँ पर होता है, फोर्स के लिए हम लोग यहाँ पर होता है, बट डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स इसलिए किया क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता। अभी इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला दैट फोर्सेस दे ऑलवेज अकर इन पेयर्स, द फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर्स यहां पर बोला है। मतलब पेयर्स मतलब क्या, कभी भी एक फोर्स आपको दिखेगा नहीं, उसका एक कोई तो एक पेयर वाला फोर्स दिखेगा। अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी भी आप पे एक फोर्स लगाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट के, यहां पर ये बोलना चाहता है। मतलब फोर्स ऑन अ बॉडी ए बाई बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाई ए। क्या आपको ये बात चमका? हाँ सर हमको ये बात चमका। ठीक है, अच्छा फिर ये बात कर रहा है देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इंप्लाइड इन द थर्ड लॉ। मतलब क्या ऐसा नहीं है कि ए रिएक्शन देगा फिर बी उसके बाद, सॉरी ए एक्शन करेगा फिर बी उसके बाद थोड़े टाइम के बाद रिएक्शन करेगा, नहीं 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 नहीं। एज सुन एज, मतलब अगर समझो मेरे पास यहाँ पर दो ब्लॉक्स है, यहाँ पर मैंने दो ब्लॉक ले लिया, हाँ बड़ा वाला ब्लॉक ले लेंगे ऐसा, हाँ जी ये बड़ा वाला ब्लॉक ले लिया। इट्स बेसिकली अगर ये मास m1 है, ये मेरा मास m2 है, अगर मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूं कि अगर मास m1 m2 पे नॉर्मल लगा रहा है तो m2 भी m1 पे तभी नॉर्मल लगा देगा, टाइम के बाद नहीं, उसी टाइम इंस्टेंट पे, उसी टाइम क्षण पे ऐसा लगा देगा, ये वो बोलना चाहता है। और जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा, तो इक्वल तो है ही, ऑपोजिट है करके उसके माइनस साइन लग चुका, माइनस साइन लग चुका। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी? क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? एकदम क्लियर हो गए? ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको एक और चीज बोल रहा हूं कि ये जो एक्शन और रिएक्शन पेयर है वो दोनों सेम टाइप के फोर्स होने चाहिए। अभी ये जो नॉर्मल mg है, ये जो नॉर्मल mg जो है, ये आपका क्यों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? दैट इज बिकॉज mg जो है, ये जो नॉर्मल जो है और mg जो दोनों सेम टाइप के फोर्स नहीं है, ये दोनों सेम टाइप के फोर्स नहीं है। ये
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और इट शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, इट शुड व्हाट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन रिएक्शन क्या होगा? इट शुड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? चलो हम लोग इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर उन्होंने बोला है कि टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट चेंज इन स्पीड। अच्छा, तो यू से गया, यू से आया। उन्होंने बोला द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल ड्यू टू ईच बॉल। अरे फोर्स तो इधर ही लगेगा, बॉल अगर ऐसा जा रहा है तो फोर्स तो इधर ही लगेगा, ये डायरेक्शन में ऐसे ही लगेगा ना फोर्स, इसमें क्या दिमाग लगने की क्या जरूरत है? उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स। अच्छा, यहाँ पर इंपल्स इन्होंने बोला है। तो देखो इंपल्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो इंपल्स, देख किधर गया, हाँ जी, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब P फाइनल माइनस P इनिशियल। तो P फाइनल देखो ऐसा गया और ऐसा गया, तो यहां पर है भी पहले, या ये मेरा फाइनल है और ये मेरा इनिशियल है। तो देखो इनिशियल मेरा क्या आ रहा है? M इंटू यू आ रहा है, M इंटू यू। P फाइनल मेरा क्या हो जाएगा? दैट इज M इंटू माइनस यू आ रहा है, यहाँ पर M इंटू माइनस यू, क्योंकि यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो डेल्टा P यहाँ पर क्या आ जाएगा? P फाइनल क्या है? माइनस एम यू, माइनस एम यू, माइनस एम यू। यहाँ पर क्या आ रहा है? माइनस टू एम यू, माइनस टू एम यू। ठीक है, आपको यहाँ पर मिल चुका है आंसर। अभी ये वाले केस में क्या करना पड़ेगा? आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। कंपोनेंट्स में तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा u cos थीटा, u cos थीटा, ये हो जाएगा मेरा u cos थीटा, और ये हो जाएगा मेरा u sin थीटा, ये हो जाएगा मेरा u sin थीटा। और वैसे ही ये वापस से 30 डिग्री से ऐसा वापस से रिबाउंड होकर ऐसा चला गया, वापस से तोड़ो तो ये हो जाएगा u cos थीटा, ये देखो ये हो जाएगा u cos थीटा वापस से, और ये हो जाएगा मेरा u sin थीटा, u sin थीटा। अगेन अभी देखोगे ये x और y एक्सिस में टूट चुका है, x और y एक्सिस में टूट चुका है। y एक्सिस में देखो क्या अपना कुछ वेलोसिटी चेंज हुआ है? क्या कुछ भी वेलोसिटी चेंज हुआ है? u sin थीटा से आया, u sin थीटा से गया। सो इसका मतलब है कि जो आपका चेंज इन मोमेंटम इन y एक्सिस है वो आपका जीरो है, वो आपका जीरो है, ये अपने बोल सकते हो। बट x एक्सिस में आप ये नहीं बोल सकते। x एक्सिस में क्या होगा? फाइनल मोमेंटम क्या होगा? ये ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, तो मैं इसको नेगेटिव बोल रहा हूं तो मैं बोल दूंगा m इंटू माइनस ऑफ यू कॉस थीटा, माइनस ऑफ यू कॉस थीटा। क्या आपको ये बात समझ में आया? माइनस m इंटू यू कॉस थीटा, माइनस m इंटू यू कॉस थीटा। तो इसमें क्या आ रहा है? ये आ रहा है माइनस 2mu कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लो, आंसर मिल गया। सॉल्व कर लो, आंसर मिल गया। ठीक है पीपल, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बात बोलता है? देख लो एक बार। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स मेरा जीरो है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स मेरा क्या है? मेरा जीरो है, तो मेरा मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ। ये कैसे बोलूंगा? देखो सिंपल सा लॉजिक है, dp बाई dt मेरा क्या होता है? dp बाई dt होता है मेरा फोर्स, और इसको मैं बोल रहा हूं ये मेरा जीरो है, तो मतलब बेसिकली मेरा dp इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। dp इज इक्वल टू जीरो, dt को उस तरह मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट इज dp? dp इज बेसिकली mv फाइनल माइनस mv इनिशियल इज इक्वल टू जीरो, मतलब v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल, मतलब बेसिकली मोमेंटम मेरा चेंज नहीं हुआ। यही तो मैं बोल रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कब लगा सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप तब लगा सकते हो व्हेन p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। दैट व्हेन p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल आप तब लगा सकते हो जब आपका f एक्सटर्नल जीरो होगा। तो जब भी आपका f एक्सटर्नल जीरो है आप डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये जो फोर्स एक्सटर्नल है ये आपको देखना है कि कौन सा सिस्टम में लगा रहे हो, कौन सा सिस्टम में लगा रहे हो, आपको ध्यान से देना पड़ेगा। और ये एक वेक्टर है करके, तो आप क्या कर सकते हो? एक पर्टिकुलर एक्सिस में भी लगा सकते हो, पर्टिकुलर एक्सिस में भी लगा सकते हो, मतलब dp x बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, आप ये भी कर सकते हो, या dp y बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, आप ये भी कर सकते हो। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेव चाहिए तो मोमेंटम को आप कंजर्व कर सकते हो। मैं यही बोल रहा हूं, ठीक है पीपल, ये एग्जैक्टली वो सारे चीज यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है। अभी हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में। अब ये इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम मतलब आपका एफ नेट आपका क्या है? जीरो है, और ये जीरो होने के कारण आपका क्या है? आपका एक्सेलरेशन नेट भी आपका जीरो हो जाएगा। और ये जीरो होने की वजह से आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स आपका जीरो होने की वजह से आप क्या बोलोगे? आप ऐसा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऐसा। तो आप इससे बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको कैसे करना है। तो इसमें इस बेसिकली ये वाला सॉल्व करते हैं, ये वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T1 है, T2 है, 50 न्यूटन लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में बोला है, तो मतलब क्या है? सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, क्योंकि मेरा नेट फोर्स मेरा जीरो आ रहा है। तो नीचे मेरा 60 न्यूटन लग रहा है, यहाँ पर मेरा टेंशन T2 लग रहा है, और यहाँ पर मेरा टेंशन T1 लग रहा है।
सेम स्ट्रिंग होने की वजह से टेंशन तो सेम होगा, टेंशन सेम होगा, इतना मुझे मालूम है। तो ये क्या हो जाएगा T1, इसको मैं तोड़ देता हूं तो ये हो जाएगा T1 cos 30, T1 cos 30, और ये हो जाएगा मेरा T1 sin 30, T1 sin 30 sin थीटा, T1 sin थीटा। यहाँ पर थीटा का वैल्यू गिवन है क्या? थीटा का वैल्यू तो गिवन नहीं है, ठीक है, ये तो T1 cos थीटा हो गया, T1 cos थीटा यहाँ पर हो चुका है। ओके पीपल, ओके, थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, तो T1 sin थीटा, T1 cos थीटा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में होने की वजह से, इक्विलिब्रियम में होने की वजह से यहाँ पर हमको क्या आ रहा है, यहाँ पर हमको आ जाएगा T1 cos थीटा, T1 cos थीटा इज इक्वल टू 60 न्यूटन आ जाएगा, और T1 sin थीटा इज इक्वल टू 50 न्यूटन आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड मार दो, ये अपना सेकंड इक्वेशन है, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड मार दो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/6, और हमको थीटा का वैल्यू आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 5/6, tan इनवर्स ऑफ 5/6 आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आया? तो हम लोग को थीटा का वैल्यू भी मिल चुका है, जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में है, जिसके लिए ये इक्विलिब्रियम में है। क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? यस सर, हम लोग को बात समझ में आ चुकी है, आप आगे बढ़ सकते हो। ये कॉमन फोर्सेस है, बेसिकली टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, उसके बारे में बात कर रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको रीड मारो तो ये आपका हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में, जो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है ना, उसको मैं एक्चुअली एक सेपरेट वीडियो जैसे लेके आऊंगा। फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है सेपरेट वीडियो जैसे लेके आऊंगा, जो एनसीईआरटी जैसे वन शॉट होगा। बट अभी जो है मैं डायरेक्टली मैं जंप करना चाहता हूं आपके सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में, सर्कुलर मोशन वाले पार्ट में। इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, समझेंगे, एंड देन हम लोग अपना चैप्टर खत्म करेंगे। क्योंकि एक्चुअली सर्कुलर मोशन भी देखा जाए तो मेरा वन शॉट में जैसा अलग जाना चाहिए, अलग वन शॉट जैसा जाना चाहिए। इसके लिए अभी थोड़ा जस्ट दे दूंगा और फिर मैं फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का अलग वन शॉट लेके आ जाऊंगा। क्या आपको ये क्लियर है? बट अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं कि देखो, सिंपल सी बात है, मैं जल्दी इसमें लिखने नहीं वाला, क्योंकि इसका अलग वन शॉट आने वाला है, अलग वन शॉट, कि ये अपना सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, तो ये हम लोग को बात समझ में आ गई है। फिर हम लोग क्या मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड की बात करें, मतलब अगर कोई कार जो है अगर लेवल रोड पे ऐसा कुछ घूम रहा है, ऐसा कुछ घूम रहा है, कुछ कर्व में घूम रहा है, तो उसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें आपको जो ध्यान देना है वो ये है, देखो आपका कार है, वो कार आपका ऐसा घूम रहा है स्पीड v के साथ, तो अंदर जो है आपका एक क्या होगा, रुको, अंदर जो है आपका एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, आपका v²/r आपको एक फोर्स लगेगा। ये फोर्स कौन दे रहा है? एक्चुअली ये फोर्स आपका स्टैटिक फ्रिक्शन दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है μ/n। टेंशन मत लो, हम लोग ये सब और अच्छे से कवर करेंगे फ्रिक्शन वाले वन शॉट में। फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का एक वन शॉट आएगा। तो F = mv²/r अपना ये वाला एक इक्वेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है जो वो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है, μs/n आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो आपको आ रहा है यहाँ पर v = μrg यहाँ पर आ रहा है। तो ये जो स्पीड है ना, ये आपका मैक्सिमम स्पीड होता है, ये जो स्पीड है ना, ये आपका मैक्सिमम स्पीड होता है, जिससे कि आप अच्छे से कर्व ले सकते हो और ऐसा घिसक के नहीं जाओगे, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? तो v max आपका क्या स्पीड होना चाहिए, √μrg। टेंशन मतलब आगे इसका वन शॉट आएगा, टेंशन मतलब सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग बात आती है, फिर बैंकिंग ऑफ रोड में बात आती है, कि मतलब बैंक अगर ऐसा कोई ऊपर करके रखा मैंने रोड के और घूमना चाहता है, उसमें आपको ये पूरा डेरिवेशन में करा दूंगा। इट्स बेसिकली आपको दो फॉर्मूला ध्यान रखना है यहाँ पर। दो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, आपका ये Vmax वाला फॉर्मूला है, ये Vmax वाला फॉर्मूला है, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आपका फ्रिक्शन नहीं है। इसमें कंसिडर करके रखा कि आपका फ्रिक्शन आपका जीरो है, और ये आपका एक मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कोई टेंशन की बात नहीं, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का आपका एक वन शॉट आएगा, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का आपका एक वन शॉट आएगा। तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन वाले इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। बट तब तक के लिए आपको, आई होप सो, आपको ये समझ में आया होगा। यू शुड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नीट मार्वल्स। हम लोग ने एनएलएम को, हम लोग ने फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन छोड़ के बाकी जो भी हम लोग को कवर करना था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हम लोग ने बहुत अच्छे से कवर किया है, और बहुत डिटेल में बहुत कम समय में उन्होंने कवर किया है। आई होप सो यू लाइक द सेशन। कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा चैप्टर्स के लिए एनसीईआरटी वन शॉट चाहिए या एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड चाहिए। दिस इज जॉनथन मैथ्यू, जॉनी सर, signing off from NEET Marvels. I hope we'll meet very soon. We'll meet soon very much. ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे, ठीक है। उसके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट बहुत मजा आया आपको पढ़ाने के लिए। I hope so you like the lecture. Please subscribe to the channel for much amazing content. बहुत ही अच्छे कंटेंट आपके लिए आने वाले हैं कमिंग वीक्स पे, ठीक है। हम लोग बहुत कुछ प्लान करके रखा है, बट टिल देन, this is Jonathan Matthew signing off. Sayonara.